हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रैंकर्स। आज हम लोग फिर से एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक इस टॉपिक मिनी या सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग SN1 मैकेनिज्म से जानते हैं। SN1 मैकेनिज्म वैसे तो रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत सारे नेम रिएक्शन या फिर प्रोसेसेस में यूज होता है, इन्वॉल्व है, पढ़ने की जरूरत पड़ती है, पर SN1 मैकेनिज्म पे डायरेक्टली क्वेश्चन भी जेईई मेंस में कई बार आ चुके हैं, रिसेंट ईयर्स में भी आ चुके हैं, जो हम लोग इस बार डिस्कस करेंगे आज। तो पहले ये देखते हैं मैकेनिज्म की ये छोटा सा मैकेनिज्म है क्या, और ये इसको कितनी आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग SN1 मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये जो SN1 है इसका पूरा नाम समझते हैं। SN1 मैकेनिज्म का मतलब क्या है, इसको पूरा नाम से अगर हम लोग जाने तो इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन, पर वो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब यूनिमोलिकुलरिटी को फॉलो करते हुए होता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। आखिरकार इसका क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझिए, R बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप को अगर हम लोग कोई एक न्यूक्लियोफाइल देते हैं तो ये आके R बॉन्डेड टू न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है और लिविंग ग्रुप निकल के बाहर चला जाता है। यही अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि इस लिविंग ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ये सब्स्टिट्यूशन का तरीका 2-3 होता है, जो कि मेनली हम लोग सारे ही तरीकों में डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या कॉमन ये SN1 और एक SN2 भी होता है इसका भाई, वो भी होता है, काफी कॉमन है। तो हम लोग बारी बारी से उसको देखेंगे, पर आज की वीडियो में सिर्फ SN1 ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से होता है SN1 में। तो बेसिकली क्या होता है कि जब कभी भी R बॉन्डेड सबस्ट्रेट कंटेनिंग लिविंग ग्रुप को हम लोग पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बाद ये बॉन्ड ज्यादा पोलराइज हो जाता है, ये लिविंग ग्रुप अपने आप ही निकल के चला जाता है और बदले में बनता है कार्बोकटायन। R पॉजिटिव इज नथिंग बट कार्बोकटायन। जहां कहीं भी दुनिया के किसी रिएक्शन में कार्बोकटायन बनता है, उसके बाद कार्बोकटायन बनने के तुरंत बाद रीअरेंजमेंट होता है। कार्बोकटायन के अंदर रीअरेंजमेंट होता है, जो कि इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है। रीअरेंजमेंट कई तरह से हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट, मेथाइल शिफ्ट, फेनाइल शिफ्ट, है ना, या फिर रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, इन सारे तरीकों से कार्बोकटायन के अंदर रीअरेंजमेंट हो सकता है। जैसा रीअरेंजमेंट का कंडीशन होगा, क्राइटेरिया होगा, वैसा कार्बोकटायन के अंदर रीअरेंजमेंट होगा। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, जरूरत पड़ी तो हम लोग बाद में इसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मान लो रीअरेंजमेंट के बाद यही कार्बोकटायन फिर से बन गया, रीअरेंज होकर मोस्ट स्टेबल फॉर्म में पहुंच गया, उसके बाद अपना न्यूक्लियोफाइल जो कि फास्ट स्टेप में आके इस कार्बोकटायन से जुड़ता है, और कार्बोकटायन से जुड़ने के बाद ये बनता है कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट, R बॉन्डेड टू न्यूक्लियोफाइल। अब अगर स्टार्टिंग से आखिरी तक देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि लिविंग ग्रुप को हटा के न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया है। समझ में आ रही बात? तो ये तो एक रफ आइडिया हो गया। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो स्टेप है ये ही स्लो स्टेप है, और यही RDS भी होता है, यही पूरे प्रोसेस का रेट भी डिसाइड करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी यही होता है। आइए इसको और डिटेल में थोड़ा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट भी इसका डिस्कस करते हैं, जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या फर्क पड़ेगा वो हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा कुछ करके लिविंग ग्रुप कंटेनिंग सबस्ट्रेट दिया हुआ है, लेट्स से R बॉन्डेड टू कार्बन, है ना, और उसके बाद हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और लिविंग ग्रुप, या इसको और क्लियरली किया जाए तो लिविंग ग्रुप को यहां लगा के और ड्यूटेरियम यहां लगा दिया जाए। जब हम लोग इसको पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, यही लिविंग ग्रुप निकल के चला जाता है और कार्बोकटायन बनता है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकटायन बनेगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके R, और बाहर की तरफ कौन है भाई? हाइड्रोजन, और अंदर की तरफ कौन हो जाएगा? ड्यूटेरियम। समझ में आ रही बात? यही कार्बोकटायन है, और कार्बोकटायन हम लोग जानते हैं कि प्लेनर होता है। समझ में आ रही बात? रीअरेंजमेंट करने के बाद यही कार्बोकटायन बन गया। अब अगर रीअरेंजमेंट करने के बाद कार्बोकटायन बन गया यही, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल फास्ट स्टेप में आके इससे जुड़ता है। अब आप ही सोचिए, अगर कोई प्लेनर कंपाउंड है या प्लेनर कोई सरफेस है, उस पर अगर कोई जाके जुड़ना चाह रहा है तो उसके पास दो ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है ऊपर से जाके जुड़ने का।
50-50% चांसेस हैं कि ये ऊपर और नीचे से दोनों से जाके जुड़े। तो अगर ये ऊपर से जाके जुड़ेगा तो ये सारे बॉन्ड्स नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आर प्लेन में न्यूक्लियोफाइल ऊपर से जाके जुड़ा है, जो बाहर अंदर है वो अंदर रहेगा, जो बाहर है वो बाहर रहेगा। ये तो 50% चांस हो गया जो ऊपर से जाके जुड़ा है। नीचे से जाके जुड़ेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल नीचे जुड़ेगा, बाकी इस पूरा अम्ब्रेला ऊपर की तरफ खुल जाएगा। समझ में आ रही बात? ऊपर की तरफ अम्ब्रेला खुल जाएगा तो इसी का जस्ट उल्टा होगा। जैसे आइए हम लोग देखते हैं, कार्बन बॉन्डेड टू आर, जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा, जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा, और न्यूक्लियोफाइल यहां से जुड़ गया। समझ में आ रही बात? ये भी 50% चांस है इसके बनने का। ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। अगर इन दोनों में थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो क्या रिलेशन है वो तब पता चलेगा जब इसको हम लोग 180 डिग्री रोटेट करें। इस पूरे मॉलिक्यूल को 180 डिग्री अगर हम लोग रोटेट कर दें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इन दोनों को मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। पहला तो ऐसा ही है, उसमें कोई चेंज हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। ये D है और बाहर की तरफ H है, यहीं पर न्यूक्लियोफाइल है, उसको रोटेट करके लिख रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल 180 डिग्री रोटेट करने के बाद बाहर चला जाए, ऊपर चला जाएगा, H इधर आ जाएगा, D बीच में रहेगा और ये R। ये भी कायरल, ये भी कायरल, और एक दूसरे के मिरर इमेज देखने में लग रहे हैं। ये भी 50% बन रहा है, ये भी 50% बन रहा है, मतलब कंपोजिशन दोनों का सेम है। और कंपाउंड्स which have same molecular formula, same molecular weight and same physical and chemical property, nearly same physical and chemical property, but only differing in the sense of 3D orientation of groups or atoms are called stereoisomers। समझ में आ रही बात? are called stereoisomers। अब stereoisomer में भी जो stereoisomer आपस में मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, वो उन दोनों को हम लोग एनांसियोमर बोलते हैं। तो जो SN1 का मैकेनिज्म है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एनांसियोमर का फॉर्मेशन हो सकता है। वी मे गेट एनांसियोमर अगर कायरल कार्बन बन रहा है न्यूक्लियोफाइल जुड़ने के बाद, तो वी मे गेट एनांसियोमर। अब देखो जरा, अगर किसी रिएक्शन का ये प्रोडक्ट है तो वो रिएक्शन वेसल में ही होगा, वो बीकर में जिसमें भी रिएक्शन चल रहा होगा उसी में ये दोनों बन रहे होंगे। और ये एनांसियोमर है, एनांसियोमर का सब कुछ सेम होता है, प्रॉपर्टी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी लगभग सब कुछ सेम होता है। केवल ये अंतर करते हैं तो लाइट के रोटेशन में अंतर करते हैं। एक दूसरे के ऊपर अगर प्लेन पोलराइज लाइट को शाइन किया जाए तो ये जितना डिग्री लेफ्ट में या राइट में किसी डायरेक्शन में घुमाएगा उसका ठीक उल्टा, मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन ठीक उल्टा ये घुमाएगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के एनांसियोमर है तो एनांसियोमर का नेचर ऑफ रोटेशन ऑफ लाइट एकदम ऑपोजिट होता है। ओके, अगर ये सब एक ही चैम्बर में है, एक ही बीकर में है और उसमें से दोनों बराबर बराबर अमाउंट में अवेलेबल हैं, हम लोग एक छोटा सा सैंपल लेके अगर उन पे लाइट साइन करेंगे तो मैंने बोला कि इनका नेचर एकदम ऑपोजिट होता है। तो मान लेते हैं ये +10 डिग्री, एग्जांपल के लिए +10 डिग्री ये वाला एनांसियोमर रोटेट किया तो ये -10 डिग्री रोटेट करेगा और कुल मिला के हमें नेट रोटेशन 0 समझ में आएगा। समझ में आ रही बात? नेट रोटेशन जब बाहर निकलेगी प्लेन पोलराइज लाइट तो 0 दिखेगा हमें। तो इसीलिए कहा जाता है कि एनांसियोमर्स का मिक्सचर, एनांसियोमर का मिक्सचर के ऊपर अगर हम लोग लाइट साइन करें तो वो लाइट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करता है, और इसलिए एनांसियोमर का मिक्सचर अगर बराबर अमाउंट में लगा के मिला के सॉल्यूशन बना दिया जाए तो वो मिक्सचर ऑप्टिकली इनेक्टिव हो जाता है। समझ में आ रही बात? ओके, इक्वल कंपोजिशन ऑफ एनांसियोमर्स, इक्वल कंपोजिशन ऑफ एनांसियोमर्स आर कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। अगर किसी मिक्सचर में दो एनांसियोमर का बराबर अमाउंट डाल दिया गया है, सॉल्यूशन बना दिया गया है, तो उस मिक्सचर को हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं, और रेसमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनेक्टिव। समझ में आ रही बात? ऑल राइट, रेसमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनेक्टिव। ओके, तीसरी चीज कि अगर ये कार्बन कायरल है, जो कि देख के लग रहा है चारों ग्रुप अलग अलग है, sp3 हाइब्रिडाइज है, कायरल है, कायरल कार्बन है, तो कुछ ना कुछ तो होगा यार इसका कॉन्फ़िगरेशन। इसका हो सकता है R हो या S, इन्हीं दोनों में से कुछ होगा। समझ में आ रही बात? उसके बाद ये सब घूम फिर के यहाँ तक आ गए, तो ये इसका भी या तो R होगा या तो S होगा। जो भी हो, अगर इसका R है तो अगर उसका मिरर इमेज है तो उसका S ही होगा, अगर इसका S है तो उसका मिरर इमेज का R ही होगा। मतलब एक स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन था,
एक कॉन्फ़िगरेशन R या S कोई एक रहा होगा, उसके बाद चला तो यहाँ पे दोनों मिल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि स्टीरियो जो कॉन्फ़िगरेशन था RS कॉन्फ़िगरेशन, उसमें से कुछ पार्ट तो रह गया एकदम ओरिजिनल वाला, कुछ चेंज हो गया है, आधा रह गया। R था, सपोज R था, तो कुछ R में रह गया है 50% और 50% चेंज हो गया है। ऐसे ही को हम लोग बोलते हैं रेसिमाइजेशन, रेसमिक मिक्सचर का बनना रेसिमाइजेशन। और जो SN1 रिएक्शन होता है उसमें पूरा का पूरा रेसिमाइजेशन होता है, 50-50% दोनों इनएंशियोमर बनते हैं, दोनों कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को मिलता है। और चाहे हम लोग कहीं से भी स्टार्ट किए हो, चाहे इसका R रहा हो चाहे S रहा हो। ये सारी बातें मोटा मोटा था कि ये SN1 मैकेनिज्म में आखिरकार कि ये स्टीरियो एस्पेक्ट क्या होता है, समझ में आ रही बात। अगर R होगा तो R और S दोनों मिलेगा, S होगा तो प्रोडक्ट S और R दोनों मिलेगा। ये स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट था। अब हम लोग जरा इस पूरे रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, इस पूरे रिएक्शन के रेट के बारे में बात करते हैं। हमने पिछले भी स्लाइड में बताया कि यही स्टेप RDS स्टेप होता है, ये स्टेप RDS स्टेप होता है। यही डिसाइड करता है कि रेट इस रिएक्शन का पूरा फास्ट होगा स्लो होगा, इन पे ही डिपेंड करता है। और अगर ये RDS स्टेप है तो इतना ही पार्ट हमारे पूरे रिएक्शन को डिसाइड करेगा कि ये पूरा रिएक्शन जल्दी बनेगा, तेज बनेगा, बगल वाले से तेज बनेगा, जल्दी बनेगा। और अगर हम लोग बोल रहे हैं कि पूरा रिएक्शन का रेट RDS पे डिपेंड करता है, तो हम लोगों को इनडायरेक्टली ये भी बोलना होगा कि RDS का रेट जिस पे भी डिपेंड कर रहा है, कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो ये पूरे रिएक्शन का रेट कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा। मतलब कि RDS का प्रोडक्ट यानी कार्बोकेटायन अगर स्टेबल बना तो पूरा SN1 फास्ट होगा, और RDS का कार्बोकेटायन अगर कम स्टेबल बना, अनस्टेबल बना, तो पूरा SN1 का रेट स्लो होगा। समझ में आ रही बात? ओके, तो मतलब बेसिकली रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इन द RDS स्टेप। समझ में आ रही बात? ओके, नाउ दूसरी चीज यूनिमोलिकुलर क्या होता है। तो बेसिकली RDS स्टेप में जितने तरह के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं वही मॉलिक्यूलरिटी होती है उस रिएक्शन की। RDS के अंदर जितने तरह के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं वो पूरे रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी बोला जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे रिएक्शन में या RDS में केवल एक ही तरह का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, सबस्ट्रेट। न्यूक्लियोफाइल तो बाद में आता है, फास्ट स्टेप में आता है, तो न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होता है। तो ये जो एक ही तरह का मॉलिक्यूल है इन्वॉल्व RDS में, इसीलिए इस पूरे SN1 की मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है। तो जो SN के ऊपर 1 लिखा होता है दैट इज मॉलिक्यूलरिटी, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। समझ में आ रही बात? अब दिस वाज ऑल अबाउट द थियरी। अब आइए देखते हैं हम लोग कि आखिरकार इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे। सबसे पहली चीज, सबसे पहला क्वेश्चन, और ये 2024 का क्वेश्चन है, मतलब रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। Which among the following halide will not show SN1 रिएक्शन। अब देखो SN1 रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये RDS बताएगा। RDS नहीं होगा, SN1 नहीं होगा। समझ में आ रहा है? RDS नहीं होने का मतलब क्या? कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, SN1 नहीं होगा। तो कार्बोकेटायन नहीं बनेगा का मतलब क्या? अनस्टेबल। इनमें से सारे में अगर सबसे जो अनस्टेबल कार्बोकेटायन होगा उसी का तो RDS नहीं होगा, उसी का तो SN1 नहीं होगा। तो आइए देखते हैं आखिरकार ये क्या कहना चाह रहा है। इसका कार्बोकेटायन क्या होगा? CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये अलाइलिक कार्बोकेटायन है, हाईली स्टेबलाइज्ड है क्योंकि ये रेजोनेंस चलता रहेगा। तो इसका कार्बोकेटायन तो बहुत इजीली बनेगा, और कार्बोकेटायन बन गया तो SN1 भी हो जाएगा। इसमें आ जाते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, दिस इज विनाइलिक कार्बोकेटायन, विनाइलिक कार्बोकेटायन। और विनाइलिक कार्बोकेटायन ये देखो sp2 कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। sp2 कार्बन का S कैरेक्टर काफी ज्यादा, समझ। sp2 कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब समझो, ये sp3 कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना है, ये sp2 कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है या इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2, ऐसा नहीं। इस कार्बोकेटायन का हाइब्रिडेशन मैं नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं किस कार्बन पे ये बना है कार्बोकेटायन। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। दिस इज वेरी अनस्टेबल। विनाइलिक कार्बोकेटायंस आर वेरी अनस्टेबल कार्बोकेटायंस। ओके, आगे देख लेते हैं। यहां से निकालेंगे तो कार्बोकेटायन बनेगा, और उस कार्बोकेटायन को हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, हाईली स्टेबल।
यहां से निकालेंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये भी काफी ज्यादा स्टेबल, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कॉन्जुगेशन 6 अल्फा हाइड्रोजन हाईली स्टेबल। तो कुल मिला जुला के ये जो विनाइलिक कार्बोकेटायन है, यही कार्बोकेटायन अनस्टेबल है, मोस्ट अनस्टेबल है, इसलिए इसी का SN1 नहीं होगा। ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, क्या बी एंड सी? नहीं भाई, बी तो ठीक चल रहा है, लेकिन सी में तो बहुत तेजी से SN1 होगा क्योंकि बेंजाइलिक है। ओनली बी, अच्छा ए बी डी ओनली, ऐसा हो ही नहीं सकता, बाकी तो सब में होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, इसलिए SN1। करेक्ट आंसर शुड बी बी। बी हमारा करेक्ट आंसर है और उसमें SN1 रिएक्शन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2024 का है और आपसे पूछा गया है कि अगर ये सबस्ट्रेट ऐसे डिसॉल्व कर दिया जाए इसके प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट जो ए बनेगा वो क्या है। अब इसको जरा रिलेट करते हैं कार्बोकेटायन ये SN1 मैकेनिज्म से। कैसे रिलेट करेंगे? ये सबस्ट्रेट कंटेनिंग लिविंग ग्रुप RLG को हम लोग पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल NaOH Na+OH- OH- इज न्यूक्लियोफाइल। हम लोग इसको जैसे ही डिसॉल्व करेंगे कार्बोकेटायन बनेगा, ये वाला कार्बोकेटायन बन गया, यहां पर इस कार्बन सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा और बाकी चीजें तो एज इट इज रहेंगी। उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन देख लेंगे, कितना 2 1 3। अगर यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाए, माइग्रेट कर जाए, तो कार्बोकेटायन का कुछ इस तरीके से रूप बदल जाएगा, देखो यहां, और ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन भी हो गया, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन भी हो गया, और अल्फा हाइड्रोजन भी 2 2 4 2 6 अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इस फॉर्म का। अब ये कार्बोकेटायन बन चुका है, स्टेबल हो चुका। अब इसके बाद न्यूक्लियोफाइल आके इससे जुड़ जाएगा, OH- इस न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा, यहीं पे फाइनली OH जुड़ेगा और प्रोडक्ट बनेगा। कितना आसान है, सिंपल है। करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि बाकियों में देखो यहीं पे जुड़ गया, यहाँ कभी कार्बोकेटायन आएगा नहीं, इधर जाएगा नहीं, क्यों जाएगा? 2 डिग्री से 2 डिग्री नहीं बनेगा ही नहीं ऐसा। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। क्लियर। नेक्स्ट, तो करेक्ट आंसर हमारा ए है। दूसरा, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है, देखते हैं। SN2 रिएक्शन आर स्टीरियो स्पेसिफिक, इंडिकेटिंग दैट they result in the formation of only one stereoisomer as the product। तो देखो SN1 में तो दोनों स्टीरियोआइसोमर बन रहे थे, मैंने बोला R से चलोगे तो भी R और S दोनों मिलेगा, S से चलोगे तो भी R और S दोनों मिलेगा, दोनों आइसोमर स्टीरियोआइसोमर मिल रहे हैं। लेकिन SN2 में क्या होता है? SN2 में वर्ल्ड एंड इन्वर्जन होता है, कंप्लीट इन्वर्जन होता है। जो भी स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन से चलोगे, R से चलोगे तो प्रोडक्ट S ही मिलेगा, S से चलोगे तो प्रोडक्ट R ही मिलेगा, कंप्लीट इन्वर्ट हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बात भी यहाँ पर सही बोली जा रही है कि SN2 में केवल एक स्टीरियोआइसोमर मिलता है, और कौन सा मिलता है बात अलग है, पर केवल एक स्पेसिफिकली एक स्टीरियोआइसोमर मिलता है। तो ये बात सही बोल रहा है SN2 में। SN1 में क्या हुआ? SN1 रिएक्शन जनरली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एज रेसमिक मिक्सचर। ऑब्वियसली हमने बताया अभी कि दोनों स्टीरियोआइसोमर, दोनों एनंसियोमर का इक्वल कंपोजिशन रेसमिक मिक्सचर बोला जाता है। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही, ये भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर इज ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर सॉरी ए सही नहीं है, ए तो दोनों गलत है। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। करेक्ट आंसर शुड बी डी। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है यार, SN1 रिएक्शन का ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम लोग? भाई जिसका कार्बोकेटायन जल्दी बनेगा, स्टेबल बनेगा, उसका पूरा SN1 जल्दी होगा, जिसका अनस्टेबल बनेगा उसका पूरा SN1 देर से होगा। तो ये सारे लिविंग ग्रुप हटा के यहीं पर कार्बोकेटायन बनाएंगे। तो देखो ये कार्बोकेटायन बनाते ही ये उस कार्बोकेटायन के ऊपर -M इफेक्ट लगाएगा, -I इफेक्ट लगाएगा। कार्बोकेटायन बना, इस पे +M इफेक्ट -I लगाएगा। ये कार्बोकेटायन बना, नेट विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा इसका। क्लोरीन का सब जा होता है, +M भी होता है, -I भी होता है, लेकिन नेट विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, कुछ नहीं होगा, कोई ग्रुप नहीं लगा है। तो सबसे फास्ट किसका हो रहा है? ये +M इफेक्ट इसका ज्यादा है, सबसे फास्ट बी में होगा, क्योंकि इसका कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल है, और सबसे स्टेबल सबसे फास्ट केवल एक ही है। करेक्ट आंसर है। समझ में आ रही बात? अब देखो बाकी को भी देख लो। डी में कुछ नहीं लगा है, कम से कम विड्रॉ करने वाला नहीं लगा है, तो डी। सी में नेट विड्रॉइंग नेचर है, इसलिए उसके बाद से
ए में तो बहुत ज़्यादा माइनस इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा विड्रॉइंग नेचर है, इसलिए कार्बोकेटायन बहुत अनस्टेबल होगा, इसलिए रेट ऑफ SN1 बहुत कम होगा। तो करेक्ट आंसर इज दिस। तो आप देख सकते हैं कि रिसेंट ईयर में SN1 पे कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। हमने तो ऑब्वियसली बहुत कम ही लिया है, 2-3 लिया बस एग्जाम्पल के लिए, पर ऐसे बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन जिनमें SN1 मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है वो सारे भी देखने को काफ़ी सारे मिलेंगे आपको, आप PYQ सॉल्व करेंगे तो। आई होप कि आपको अब थियरी पढ़ने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद SN1 के प्रॉब्लम्स ईजी लगेंगे और आगे ऐसी गलती नहीं होगी, सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे। थैंक यू सो मच।